नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बेन्नी बेहनन ने। ये सवाल जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण विस्तार से। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को देश में आईफोन विनिर्माण को बढ़ाने संबंधी हाल की पहलों के बारे में जानकारी है। देश में इसके वर्तमान और अनुमानित विनिर्माण प्रचालनों की स्थिति क्या है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए विदेशी निवेश को समर्थन देने और मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने मोबाइल फोन सहित देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण का विस्तार करने के लिए कई पहल की हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीएलआई योजना 2020-21 की शुरुआत के बाद से मोबाइल फोन का उत्पादन 24% से ज्यादा की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 2,20,000 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2023-24 में 4,22,000 करोड़ रुपए हो गया है और मोबाइल फोन निर्यात 78% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2023-24 में 1,29,074 करोड़ रुपए हो गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि उद्योग अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन बढ़कर 11.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें अकेले मोबाइल फोन उत्पादन 5.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा ये उम्मीद की जाती है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को व्यापक और गहरा बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस कार्यक्रम को हाल ही में 21/9/2022 को संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम टेक्नोलॉजी नोड्स के साथ साथ मिश्रित सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए समान रूप से सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए परियोजना लागत का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। पात्र आवेदकों के लिए अब कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना। ये देश में सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सभी टेक्नोलॉजी नोड्स में सिलिकॉन आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध है। डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना, ये TAFT LCD AMOLED आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटोनिक्स, सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैंस और सेमीकंडक्टर ATMP OST सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना। ये भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटोनिक्स, सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और सेमीकंडक्टर ATMP OST सुविधाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय की 50% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण, सरकार ने दक्षता और चक्र समय को बढ़ाने के लिए मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ये IC, चिपसेट, SoC सिस्टम और IP कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और नियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। इस योजना में उत्पाद डिजाइन संबंध प्रोत्साहन,
और परिनियोजन संबंध प्रोत्साहन दोनों ही शामिल हैं। सरकार ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में सहयोग के लिए सिंगापुर, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अप्लाइड मटेरियल्स ने 4 वर्षों में $400 मिलियन के निवेश के साथ बेंगलुरु में एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। इंजीनियरिंग केंद्र सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों के लिए टेक्नोलॉजी के विकास और व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। AMD ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा वैश्विक डिजाइन केंद्र AMD टेक्ट्रो स्टार स्थापित किया है। ये केंद्र 3D स्टैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के डिजाइन और विकास पर केंद्रित है। भारत देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1.52 लाख करोड़ रुपए के संचयी निवेश वाली 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 41 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को सीडेक बेंगलुरु में चिप IN सेंटर में स्थापित राष्ट्रीय EDA टूल ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराए गए EDA टूल्स तक पहुंच के लिए मंजूरी दी गई है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीकृत सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं से लगभग 25,000 उन्नत टेक्नोलॉजी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री पर 3% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। फरवरी 2025 तक इस योजना से 10,905 करोड़ रुपए का संचयी निवेश हुआ है, जिससे 7,15,823 करोड़ रुपए का संचयी उत्पादन, 3,90,387 करोड़ रुपए का संचयी निर्यात हुआ है और 1,39,670 अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं। मार्च 2021 को अधिसूचित IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC और सर्वर की निवल वृद्धिशील बिक्री पर 4 साल के प्रोत्साहन प्रदान करती है। 29 मई 2023 को अधिसूचित IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.2 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर उपकरणों की निवल वृद्धिशील बिक्री पर 6 साल के लिए औसतन 5% प्रोत्साहन प्रदान करती है। फरवरी 2025 तक IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना और IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 दोनों ने संयुक्त रूप से 10,365 करोड़ रुपए का कुल संचयी उत्पादन, 522 करोड़ रुपए का कुल संचयी निवेश और 5,132 का कुल संचयी रोजगार सृजन किया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले निर्माण इकाइयां, ATMP इकाइयां, विशेष उप असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान की गई। सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। फरवरी 2025 तक इस योजना ने 10,723 करोड़ रुपए का संचयी निवेश आकर्षित किया है, जिनमें 27,429 करोड़ रुपए का संचयी उत्पादन हुआ है और 38,206 लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है। 1 अप्रैल 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी निर्माताओं को देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए तैयार फैक्ट्री शेड, प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुख सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। ये योजना देश भर में EMC परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना, इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और अक्षमता की भरपाई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 27 जुलाई 2012 को अधिसूचित किया गया था। अगस्त 2015 में इस योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद वर्टिकल को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 20% और गैर SEZ में 25%। ये प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियों वर्टिकल के लिए उपलब्ध है, जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। ये योजना 31 दिसंबर 2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन मोड में है। फरवरी 2025 तक इस योजना ने 48,437 करोड़ रुपए का संचयी निवेश आकर्षित किया है, जिससे 13,98,184 करोड़ रुपए का संचयी उत्पादन हुआ है और 1,52,039 लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना निवेश आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुख सुविधाओं के साथ ही विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए 22 अक्टूबर 2012 को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना अधिसूचित की गई थी।
100% FDI वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार लागू कानूनों, नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति है। टैरिफ संरचना का युक्तिकरण। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ ही सेल्युलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, LED उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण शामिल हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट। निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को शून्य मूल सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिनेश भाई मकवाना ने। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का ब्यौरा क्या है, जिसे पारंपरिक ज्ञान की जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय डिजिटल ज्ञान भंडार के रूप में स्थापित किया गया है। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और इसके क्या लाभ हैं? इस सवाल का जवाब दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि TKDL यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक पूर्व कला डेटाबेस है, जिसे 2001 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए TKDL की स्थापना की गई थी। TKDL में वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और योग जैसे ISM से संबंधित प्राचीन ग्रंथों की जानकारी निहित है। संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, तमिल, भोटी आदि स्थानीय भाषाओं में मौजूद चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्राचीन ग्रंथों की जानकारी को TKDL डेटाबेस में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी में लिपिबद्ध किया गया है। इस तरह TKDL भारतीय टीके की जानकारी एक सुदृढ़ पूर्व कला डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जो संपूर्ण विश्व के पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट परीक्षकों द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं और प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराता है। इस तरह TKDL पेटेंट कार्यालयों द्वारा गलत तरीके से पेटेंट दिए जाने को रोकता है। ये डेटाबेस तक पहुंच संपूर्ण विश्व के उन पेटेंट कार्यालयों को दी जाती है जिन्हें CSIR के साथ नॉन डिस्क्लोजर एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि उनके साथ दायर पेटेंट आवेदकों के संदर्भ में TKDL साक्ष्यों की खोज की जा सके। TKDL पूर्व कला डेटाबेस वर्तमान में 17 पेटेंट कार्यालयों के लिए उपलब्ध है, जिसमें भारतीय पेटेंट कार्यालय, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, अमेरिकी पेटेंट कार्यालय, जापानी पेटेंट कार्यालय, जर्मन पेटेंट कार्यालय, कैनेडियाई पेटेंट कार्यालय, फिलीपींस पेटेंट कार्यालय, चिली पेटेंट कार्यालय, ऑस्ट्रेलिया पेटेंट कार्यालय, UK पेटेंट कार्यालय, मलेशियाई, रूसी, पेरू, स्पेनिश, डेनिश, नेशनल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट और यूरेशियन पेटेंट संगठन शामिल हैं। पेटेंट कार्यालयों द्वारा TKDL डेटाबेस के उपयोग के अतिरिक्त CSIR TKDL इकाई भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित पेटेंट आवेदकों पर तीसरे पक्ष की टिप्पणियां, अनुदान पूर्व विरोध भी दर्ज कराती है। TKDL के माध्यम से ये रक्षात्मक संरक्षण भारतीय पारंपरिक ज्ञान को दुरुपयोग से बचाने में प्रभावी रहा है और इसे वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है। अब तक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और योग अभ्यासों से कुल 5,15,788 फॉर्मुलेशन तकनीकें TKDL डेटाबेस में लिपिबद्ध की गई हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में 1,48,456, यूनानी में 2,64,196, सिद्ध में 88,403 और सोवा रिगपा में 8,197 और योग अभ्यासों में 6,536 फॉर्मुलेशन तकनीकें शामिल हैं। TKDL साक्ष्यों के आधार पर अब तक 375 पेटेंट आवेदकों को या तो अस्वीकार कर दिया गया है, संशोधित किया गया है या वापस ले लिया गया है, त्याग दिया गया है, जिससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान को दुरुपयोग से बचाया जा सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत सहित विभिन्न देशों से वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, वर्ष 2030 तक हर वर्ष ऊर्जा दक्षता में सुधार की वार्षिक दर को दुगुना करने के लक्ष्य के संबंध में 2030 तक कार्रवाई करने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया है? अगर हाँ, तो सरकार ने वर्ष 2030 तक IEA लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य योजना प्रस्तावित की है, क्या प्रस्तावित की जाएगी? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सदस्यों ने अन्य के साथ ही वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप मौजूदा लक्ष्यों और नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की है। 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दुगुना करने की स्वैच्छिक कार्य योजना को भी उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए G20 रोड मैप पर एक दस्तावेज तैयार किया।
भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं, जैसे सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति, मान और लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन कोड, इको निवास संहिता, एमा श्रेणी के वाहनों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों में संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और प्रचालन के लिए दिशा निर्देश 2024। इसके अलावा भारतीय कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना को अधिसूचित किया गया है ताकि बड़े उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा खपत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की ओर स्थानांतरित किया जा सके, जिसमें ऊर्जा गहन उद्योगों को इकाईवार लक्ष्य आवंटित करना शामिल है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा दक्षता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ ही तमाम उपाय शामिल हैं, जिनमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है। ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। सौर और पवन विद्युत की इंटरस्टेट बिक्री के लिए 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्कों को माफ कर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता को 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है। निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है। ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन सौर हाइब्रिड और सतत ऑपरेशन योग्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता और पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नए सबस्टेशन क्षमता विकसित करने के लिए वित्त पोषण किया गया है। 500 किलोवाट तक या स्वीकृत विद्युत लोड तक जो भी कम हो, नेट मीटरिंग के लिए विद्युत नियम 2020 जारी किए गए हैं। पवन विद्युत परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुनः सशक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति 2023 जारी की गई है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति जारी की गई है, जिसमें 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रेजेक्टरी और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्र के पट्टे की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम 2023 को विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इन्वर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। विद्युत विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियम एलपीएस नियम अधिसूचित किए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग दलों के सांसदों ने कई मंत्रालयों से जुड़े अहम विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। ये सवाल जुड़ा है एकलव्य विद्यालयों से संबंधित पहल से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का ब्यौरा क्या है, जिसका प्रारंभ होने के बाद से विस्तार किया गया है, और छात्र नामांकन और बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में आदिवासी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्षों की तुलना में EMRS योजना के तहत प्रति छात्र वित्त पोषण और सुविधाओं में क्या प्रमुख सुधार हुए हैं। सरकार जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता को शिक्षक भर्ती के माध्यम से कैसे पूरा कर रही है, और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या प्रगति हुई है। इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने। उन्होंने बताया कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत सरकार ने 440 EMRS स्थापित करने का निर्णय लिया।
50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा। 2019 से पहले 288 EMRS स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत शुरू में वित्त पोषित किया गया था। मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 EMRS स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। EMRS की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त 15 एकड़ भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके और खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे का प्रावधान किया जा सके। स्कूल में सुविधाओं में अत्यधिक कक्षाएं पूरी तरह सुसज्जित और विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा, खेल और खेल सुविधाएं शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, रसोई और भोजन कक्ष और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले समान संख्या में लड़के और लड़कियां सहित 480 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता है। छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्रों में पूंजीगत लागत 20 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय बजट 2021 में बजट घोषणा के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में EMRS के निर्माण लागत मौजूदा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्तमान में 721 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिससे देश भर में 476 EMRS के कार्यशील होने की सूचना दी गई है, जिससे लगभग 1.37 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। EMRS योजना ने आदिवासी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसा स्वीकृत और क्रियाशील स्कूलों की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होता है। 2018-19 में कुल 288 पुराने स्कूलों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 220 उस समय कार्यशील थे। 28 फरवरी 2025 तक ये संख्या काफी बढ़ गई है, जिसमें नए EMRS सहित 721 स्कूलों को मंजूरी दी गई है और 477 स्कूलों को क्रियाशील बनाया गया है। छात्र नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2018-19 में 61,286 से बढ़कर 2025 में 1,37,676 हो गई है, जो आदिवासी शिक्षा पर योजना के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है। 2019 में आवर्ती व्यय प्रति छात्र 1,09,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से निर्धारित किया गया था। इससे पहले ये 85,000 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष था, जिसे 61,000 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष से बदला गया था। इस व्यय में कर्मचारियों को वेतन, छात्रों पर प्रत्यक्ष व्यय, परिचालन व्यय, प्रशासनिक व्यय, पूंजीगत व्यय आदि शामिल हैं। EMRS आवासीय विद्यालय है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजनालय सुविधा, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए इन विद्यालयों में कई सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें शैक्षिक अवसंरचना। इसके अंतर्गत आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, विविध शिक्षण संस्थानों के साथ पुस्तकालय, आवास और सुविधाएं, छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं जैसे आवश्यक सुविधाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, खेल के मैदान और खेल उपकरण, संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य और पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाएं, IT और डिजिटल लर्निंग। कई EMRS में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। इंटरनेट एक्सेस के साथ कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यय विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार ने देश भर में प्रति EMRS कुल 52 पदों को मंजूरी दी है। EMRS में कई पदों को EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा 2023 एक एकीकृत भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरा गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया गया है कि EMRS के भर्ती नियमों के तहत न्यूनतम परिभाषित मानदंडों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन देश भर के EMRS में पढ़ाने के लिए किया जाता है। 9,075 उम्मीदवारों को तैनाती दी गई है। इसके अलावा राज्य समितियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिथि आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।